सबको प्रणाम। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम लोगों को स्टार्ट करना है डिसऑनर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। देखो, डिसऑनर शब्द अपने आप में दो चीजें हमको बताता है। पहला है इसमें प्रीफिक्स डिस और दूसरा है वर्ड ऑनर। तो दो चीजों से मिलकर बना है, एक प्रीफिक्स और एक वर्ड। चलो, हमेशा की तरह जो हम चीरफाड़ करते हैं उस पद्धति पे आ जाते हैं, अपनी चीरफाड़ पद्धति पे। चलो बच्चों, तो पहला वर्ड है प्रीफिक्स डिस और वर्ड है ऑनर। अब देखो, ऑनर यानी किसी का सम्मान करना या आदर करना, राइट। डिस यानी कि नहीं। डिस तो एक नेगेटिव प्रीफिक्स है जिसका अर्थ होता है नहीं कुछ करना, अलग करना, नहीं करना, इस टाइप से। तो इसका मतलब ऑनर नहीं करना, डिसऑनर इज इक्वल टू अनादर। आदर की अनादर, अनादर। तो हिंदी में वर्ड बन गया अनादरण, नाउन फॉर्म के लिए ण लगा दिया तो बन गया अनादरण। तो हिंदी जिनको समझ में आती है उनके लिए अनादरण किसका? विनिमय साध्य विलेख का, विनिमय साध्य विलेख का, है बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का डिसऑनर। अब ये तो हो गई कठिन हिंदी, सिंपल करते हैं अपनी इंग्लिश में। तो देखो, डिसऑनर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी इन टू वेज। डिसऑनर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी डन इन टू वेज। पहला, डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, और दूसरा डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। ठीक है, अब मजे की बात देखो, इंस्ट्रूमेंट आया ड्रॉई के पास, डेटर के पास, देनदार के पास, और उसने एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया या क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस किया, है ना। या तो मना कर दिया एक्सेप्ट करने से, या एक्सेप्ट तो करूंगा लेकिन अपनी शर्तों पर, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस, ये तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा है हमने। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस, मतलब इट इज काइंड ऑफ ए नॉन एक्सेप्टेंस, यानी कि डिसऑनर ही हो गया। तो या तो पूरे ही मना कर दे, या क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस भी अगर वो करता है तो इट इज ऑल्सो नॉन एक्सेप्टेंस ओनली। ठीक, अच्छा। अब प्रश्न एक ही उठता है कि जो नॉन एक्सेप्टेंस वाला फंडा है ये कहाँ एप्लीकेबल है? तो जवाब आया सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज में एप्लीकेबल है, क्योंकि एक्सेप्टेंस कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जरूरी है? बिल ऑफ एक्सचेंज का। तो नॉन एक्सेप्टेंस का फिनोमेना भी कहाँ लगेगा? बिल ऑफ एक्सचेंज में। प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस कंपलसरी नहीं है ही नहीं, कंसेप्ट ही नहीं है, तो नॉन एक्सेप्टेंस का भी कोई फंडा नहीं लगेगा। चेक में एक्सेप्टेंस का कोई फंडा ही नहीं है, तो नॉन एक्सेप्टेंस का भी कोई फंडा ही नहीं लगेगा। तो कुल मिला के डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस नाम की जो कंसेप्ट है, डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, ये कंसेप्ट किस पे एप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज पे। जबकि डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट, अब ये तो बहुत आसान है। पेमेंट नहीं, क्या जिस ड्यू डेट पे या मेच्योरिटी डेट पे पेमेंट करना चाहिए था, उस मेच्योरिटी डेट पर अगर आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट नहीं किया, पेमेंट करने से हाथ खड़े कर दिए, भैया मैं तो नहीं कर रहा पेमेंट, तो आपने क्या किया है? पेमेंट की नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट। और नॉन पेमेंट करने से भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होता है। और ये कितने इंस्ट्रूमेंट का होता है? ये बिल ऑफ एक्सचेंज का भी होता है, प्रोमिसरी नोट का भी होता है, और चेक का भी होता है। अब ये बहुत ही कंसेप्चुअल बात है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। इतना से याद कर लो कि डिसऑनर कितने तरीके से होता है। डिसऑनर दो तरीके से होता है, डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस और डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। ठीक, अब नॉन एक्सेप्टेंस सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज का हो सकता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस भी सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज का ही होता है। ठीक, और नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट तो हो सकता है चेक का पेमेंट नहीं किया, खाते में पैसा ही नहीं डाला तो चेक बाउंस हो गया, या प्रोमिसरी नोट का प्रॉमिस किया था पर पैसा नहीं दिया, या बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट तो कर लिया था कि हाँ ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, चुका दूंगा, पर पेमेंट की डेट पर पेमेंट देने से मना कर दिया। आया समझ? तो नॉन पेमेंट तो तीनों ही इंस्ट्रूमेंट का हो सकता है, तीन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बिल, प्रोमिसरी नोट और चेक। तो नॉन पेमेंट तो तीनों का हो सकता है, पर नॉन एक्सेप्टेंस वाला फंडा सिर्फ और सिर्फ एकमात्र बिल ऑफ एक्सचेंज में ही लगता है। इजी है ना? इजी, बहुत अच्छा। अब एक और मजे की बात सुनो, बिल ऑफ एक्सचेंज पे आओ, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज पे आओ तो बिल ऑफ एक्सचेंज का अब अगर मैं अलग से लिखूं तो उसको इसी ऊपर वाले लॉजिक से ऐसे लिख सकता हूं कि बिल ऑफ एक्सचेंज का डिसऑनर दो प्रकार से हो सकता है। दो प्रकार से हो सकता है, बोलो हाँ। हाँ, कौन से दो तरीके?
डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस और डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। ये भी तो एक लाइन लिख सकता हूं मैं ऊपर वाले लॉजिक से कंक्लूड करके, वहां से निकाल के सार मिल गया मुझे तो। अब अगली लाइन क्या बनेगी? अगली लाइन ये बनेगी ऊपर वाले सार से कि प्रॉमिसरी नोट एंड चेक का डिसऑनर एक ही तरीके से होता है और वो है डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। ये निचोड़ निकाल लिया अपने, कंसेप्ट और क्लियर हो गई। अब एक और मजे की बात, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज का नॉन एक्सेप्टेंस है, अगर नॉन एक्सेप्टेंस से ही डिसऑनर हो जाए तो नॉन पेमेंट तक तो पहुंचने की जरूरत नहीं है, पहले ही डिसऑनर हो गया, है ना। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस हो गया था, एक्सेप्टेंस वाली स्टेज हो गई थी, मतलब एक्सेप्ट कर लिया था, मतलब डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्सेप्ट किया जा चुका है, तो पहली स्टेज तो क्लियर हो गई। लेकिन जब पेमेंट की ड्यू डेट आई या मेच्योरिटी डेट आई तब पेमेंट देने से मना कर दिया, तब हम बात करेंगे नॉन पेमेंट की। सिंपल लॉजिक देता हूं, देखो इसको तो भूल जाओ। अगर कोई लड़की अनमैरिड है तो वो मदर बनेगी या नॉट अ मदर बनेगी? देखो भारतीय संस्कृति के लॉजिक से बात कर रहा हूँ। आप बोले सर विदेशों में तो जो लड़की शादी नहीं करती वो भी माँ बनती हुई देखी जाती है, तो वो विदेश क्या भारत क्या, वो तो जिनके संस्कार नहीं है उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं। अगर लड़की अनमैरिड है तो नॉट अ मदर प्रश्न का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जो अनमैरिड है वो बाय डिफॉल्ट नॉट अ मदर है, पूछने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? लेकिन अगर वो लड़की फर्स्ट स्टेज क्लियर कर दे कि भाई मैरिड तो हो गई है, तो सेकंड स्टेज का प्रश्न उठता है कि भाई फिर अब वो मां बनी या नहीं बनी, वेदर शी इज अ मदर और नॉट, मदर और नॉट अ मदर। तो फिर सेकंड नंबर के क्वेश्चन का जवाब आया, बोले नहीं अभी शादी तो अभी 2 महीने पहले हुई है, अभी वो माँ नहीं बनी है, तो ठीक है। इसका मतलब एक्सेप्टेंस तो हुआ है पर पेमेंट नहीं हुआ। लॉजिक बिल्डिंग का है ना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है हमारा सोच, ठीक। इधर एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ, अनमैरिड अवस्था में, अनमैरिड ही है, तो फिर नॉन पेमेंट तो बात ही नहीं, सवाल ही नहीं, नॉन पेमेंट तो है ही ना, ऑटोमेटिकली है। जो अनमैरिड है वो मां नहीं है, बात ही नहीं करने की। फर्स्ट स्टेज पे क्लियर हो गया कि ना वो मैरिड है ना वो मां है, ठीक। बस ये लॉजिक बिल्डिंग का था ना तरीका। आप इसको मैरिड लड़के और अनमैरिड लड़के पे और फादर फादर वर्ड भी यूज कर लेते हैं यहाँ पे मदर की जगह, हर जगह पे तो भी बन जाता है ना। लेट्स नॉट बी जेंडर बायस्ड एंड वी आर नॉट ऑब्वियसली, ठीक है। तो देखो अब नीचे आओ। अब प्रश्न कि जो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है, एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है, नॉन एक्सेप्ट, नॉन एक्सेप्टेंस, तो उसके पेमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता। जब वो बिल ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो पेमेंट तो करेगा ही नहीं ना। तो जो नॉन एक्सेप्टेंस की फंडा हो गया है वहां पर पेमेंट का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन जो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट हो जाता है पर पेमेंट की डेट पे उसका पेमेंट करने से मना कर देता है, वो पहुंचता है नॉन पेमेंट के स्टेज तक। अब आया समझ? लॉजिक बैठा दिमाग में? एक्सेप्टेंस होने के बाद नॉन पेमेंट हो सकता है और पेमेंट भी हो सकता है, लेकिन नॉन एक्सेप्टेंस अगर हो गया तो पेमेंट का सवाल ही नहीं उठता। जब एक्सेप्ट ही नहीं किया है तो पेमेंट क्या करेगा, ठीक। तो नॉन एक्सेप्टेंस वाली स्टेज में तो आप फर्स्ट स्टेज में ही डिसऑनर हो जाता है, जबकि अगर एक्सेप्ट हुआ हो तो फर्स्ट स्टेज पे तो डिसऑनर नहीं हुआ है, लेकिन पेमेंट वाली जब स्टेज आएगी, पेमेंट की मेच्योरिटी डेट, तब शायद आपका बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो भी सकता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज अगर एक्सेप्टेंस वाली स्टेज पे नहीं हुआ तो पेमेंट वाली स्टेज पे डिसऑनर हो जाएगा, और तब भी नहीं हुआ तो वेल एंड गुड, डिसऑनर ही नहीं हुआ, ऑनर हो गया, ठीक। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने मौके आते हैं डिसऑनर के? 2 बार, या तो एक्सेप्टेंस स्टेज पे या पेमेंट स्टेज पे, या लगा रहा हूं बीच में। जबकि बाकी दोनों इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉमिसरी नोट और चेक में एक्सेप्टेंस का फंडा ही नहीं होता, तो वो एक ही तरीके से डिसऑनर होते हैं, पेमेंट की मेच्योरिटी डेट पर या ड्यू डेट पर। चेक में तो खैर मेच्योरिटी डेट ही नहीं होती है, जो भी डेट है उस डेट पर अगर पेमेंट ना हो तो समझो वो डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट हो गया। अभी कोई आके हाथ पकड़ ले मेरे बच्चों का कंसेप्ट में, आया समझ? चलो अब देखो कुछ रूल्स हैं डिसऑनर से रिलेटेड जो अपने को पढ़ना चाहिए, उनको अपन कवर करते हैं। चलो देखें जरा, शायद बोला हुआ लिखे हुए से मैच कर जाए और आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा।
When a drawee in case of bill of exchange does not accept the negotiable instrument, it is said to be dishonor by non acceptance. सही है. अगर बिल ऑफ एक्सचेंज का जो ड्रॉई है वो एक्सेप्ट करने से मना कर दे, डज नॉट एक्सेप्ट, तो इट इज कॉल्ड डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस. स्टेज 1 चल रही है, डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, बिल की बात चल रही सिर्फ. दूसरा, वेयर द ड्रॉई मेक्स क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस या द एक्सेप्टेंस क्वालिफाइड, तो ये भी मैंने कहा था नॉन एक्सेप्टेंस के बराबर ही है ना. नॉन एक्सेप्टेंस के बराबर ही हुआ ना. क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू नो एक्सेप्टेंस. तो अगर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या है तो भी वो डिसऑनर ही है. ठीक. तीसरा, वेयर द ड्रॉई इज अ फिक्टिशियस पर्सन और आफ्टर रीजनेबल सर्च कैन नॉट बी फाउंड. मान लो कि बिल ऑफ एक्सचेंज का जो ड्रॉई है, देखो एग्जांपल लिख के बताता हूं. मान लो कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये ए ने ड्रॉ किया है किसी बी के नाम पे, इसका पेमेंट होगा सी पेई को ₹10,000 का, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है. और बी नाम का जो व्यक्ति है वो काल्पनिक है. मान लो बी नाम का जो व्यक्ति है उसका असली नाम, मतलब जो बिल पे नाम रखा है वो है बिल गोंजाल्वेज. बिल गोंजाल्वेज नाम का व्यक्ति है और इस नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं. रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420. एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज एंथोनी गोंजाल्वेज. तो एंथोनी गोंजाल्वेज का भाई बिल गोंजाल्वेज, ना एंथोनी गोंजाल्वेज करके कोई व्यक्ति है ना बिल गोंजाल्वेज करके कोई व्यक्ति है. वो रहते ही नहीं वो, और जो पता दिया है गोवा का उस पते पे तो कोई रहता ही नहीं है, वहां तो समुद्र है. तो बताइए मुझे कि क्या एक काल्पनिक व्यक्ति के नाम पे बिल ड्रॉ हो गए? हाँ. तो अगर ये झूठ हुआ है, कुछ धोखा हुआ है और काल्पनिक व्यक्ति के नाम पे बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हो गया है, तो फिर होगा क्या? होगा ये कि वो काल्पनिक व्यक्ति मिलेगा ही नहीं. जब मिलेगा ही नहीं तो इसको एक्सेप्ट कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के नाम पे लिखा है वो तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो तो फिक्टिशियस पर्सन है. और जब फिक्टिशियस है तो इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, और कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस हो जाएगा. ठीक. तो और डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस यानी कि डिसऑनर, एज इजी एज दैट. या फिर इसमें और के बाद एक लाइन और लिखी, और आफ्टर रीजनेबल सर्च कैन नॉट बी फाउंड. ये भी हो सकता है कि वो फिक्टिशियस ना हो, रियल व्यक्ति हो. सही में भी एक बिल गोंजाल्वेस नाम का व्यक्ति है जिसके आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, और हमने पूरी प्रूफ के बाद उसको व्यक्ति को जानते हैं हम पिछले 10 साल से, और हमने उसके नाम पे बिल ड्रॉ कर दिया. पर जब मेच्योरिटी डेट या उसके पहले जब भी हम एक्सेप्ट कराने गए तो वो घर पे नहीं मिला. उसके पड़ोसियों से पूछा, उसकी कॉलोनी में पूछा, उसके रिश्तेदारों से पूछा, बंबई में उसके रिश्तेदार हैं उनसे पूछा, भारत में जगह जगह हम जहां जहां जा सकते थे ढूंढा, पर नहीं मिला. नहीं मिला तो बिल एक्सेप्ट ही नहीं हो पाया, और एक्सेप्ट ही नहीं हो पाया तो बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिकली जब एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए वो व्यक्ति आफ्टर रीजनेबल सर्च, अच्छी खासी मेहनत करके ढूंढने के बाद भी अगर नहीं मिल रहा है तो फिर ये बिल डिसऑनर ही माना जाएगा. आया. तो डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस. क्या मैं कह सकता हूं कि अभी तक ये सब डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस ही चल रहा है ना. चौथे पॉइंट पे आना. चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? वेयर अ ड्रॉई इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. अब देखो इसका एग्जाम्पल भी बना देता हूँ. मान लीजिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, छोटा बनाते हैं. ये ड्रॉ किया है के ने एल के नाम पे, जिसका पेमेंट होगा एम को फेमस ₹10,000 का. अब एल जो है वो एक माइनर है, एल एक माइनर है, और ये बात पता नहीं थी. उसकी मूछ मूछ देख के ऐसा लगा कि भाई ये तो होगा 20-22 साल का, पर किसी किसी की जल्दी आ जाती है 16-17 में. तो एल एक माइनर है जिसके नाम पे ये बिल ड्रॉ हो गया है. तो एल ड्रॉई जो माइनर है वो तो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है. और आप याद करो माइनर के लिए लॉ में क्या वर्ड है, अपन ने पहले पढ़ रखा है, द जजेस आर इज काउंसलर्स, द जूरी इज इज सर्वेंट एंड द लॉ इज इज गार्जियन. तो लॉ तो प्रोटेक्ट करता है माइनर को. चूंकि ड्रॉई डेटर लाइबल होता है और माइनर को कभी आप लाइबल नहीं ठहरा सकते, इसलिए एल जो माइनर है वो डेटर यानी कि ड्रॉई नहीं बन सकता. और बन भी गया हो तो वो एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है, और एक्सेप्ट कर भी दे तो भी वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा, क्योंकि माइनर के द्वारा किया गया एक्सेप्टेंस वैलिड ही नहीं. एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, अग्रीमेंट ही वॉइड एब इनिशियो है ना. तो इसका मतलब व्हेन अ ड्रॉई इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो वो एक्सेप्ट कर भी दे, साइन कर भी दे एक्सेप्टेंस की, तो भी वो एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा. यानी बेसिकली वो एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस के इक्वल ही रहेगा. इसका मतलब पॉइंट नंबर 1 इज इक्वल टू नॉन एक्सेप्टेंस, पॉइंट नंबर 2 इज इक्वल टू नॉन एक्सेप्टेंस, पॉइंट नंबर 3 इज इक्वल टू नॉन एक्सेप्टेंस, और पॉइंट नंबर 4 इज इक्वल टू नॉन एक्सेप्टेंस. इन चारों पॉइंट्स का अर्थ तो नॉन एक्सेप्टेंस ही है. पहले 4 पॉइंट्स का अर्थ, ये 4 पॉइंट्स तक का अर्थ, ठीक, 1 से 4. और ये जो 5वां पॉइंट है ये नॉन पेमेंट का है.
नॉन पेमेंट में तो कोई बात ही नहीं, कि तरीका ही नहीं नॉन पेमेंट का, एक ही तो तरीका है कि मेच्योरिटी डेट या ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं किया, मेच्योरिटी डेट या ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं किया, पेमेंट नहीं करना इज इक्वल टू नॉन पेमेंट। ठीक, तो अब देखो ऊपर के जो 4 पॉइंट है ये नॉन एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है और ये चारों बिल ऑफ एक्सचेंज पे ही एप्लीकेबल है। जबकि 5वें पॉइंट में वर्ड लिखा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, है ना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब तीनों आ सकते हैं इसमें, बिल भी, प्रोमिसरी नोट भी और चेक भी। तो इनमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गेट्स डिसऑनर्ड, उसका डिसऑनर हो जाता है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द अमाउंट स्पेसिफाइड। उसके ऊपर जो अमाउंट स्पेसिफाइड है उसका अगर पेमेंट नहीं हो, नॉन पेमेंट हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, डिसऑनर मान लिया जाता है। ठीक, तो मैंने कहा था आपको वो चार्ट जो बनाया था, डिसऑनर 2 तरीके से होता है, पहला नॉन एक्सेप्टेंस और दूसरा नॉन पेमेंट। और नॉन एक्सेप्टेंस कितने तरीके से हो सकता है, तो देखो 2 तो मैंने यहाँ लिख दिए थे नॉन एक्सेप्टेंस में, 2 और लिख लो भली इस चार्ट में और बढ़ा लो। अगर ड्रॉई माइनर हो, या चौथा ड्रॉई इज फिक्टिशियस या नॉट फाउंड आफ्टर रीजनेबल सर्च, इन सब तरीकों से नॉन एक्सेप्टेंस होता है। और नॉन पेमेंट तो नॉर्मल है। ठीक, इसको भी गोले में डाल देते हैं तो ये बराबर हो जाएगा। ये सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज पे एप्लीकेबल होता है, जो गोले में लिखा है ये बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक तीनों पे लागू होता है। और नॉन एक्सेप्टेंस कितने तरीकों से हो सकता है, मना ही कर दो एक्सेप्टेंस से, अथवा क्वालिफाइड करो तो भी नॉन एक्सेप्टेंस, माइनर हो ड्रॉई तो भी नॉन एक्सेप्टेंस, और ड्रॉई फिक्टिशियस हो या नहीं मिले तो भी नॉन एक्सेप्टेंस। चारों ही परिस्थितियों में एक्सेप्टेंस नहीं हो पाएगा। डन डना डन। ठीक, चलो भाई एक छोटा एग्जांपल देखो, बड़ा मजेदार आ गया मेरे दिमाग में एकदम से, शॉर्ट में खत्म करेंगे इसको, इस एग्जांपल को। आप मुझसे पूछोगे ना कि सर ये नॉन एक्सेप्टेंस तो समझ में आता है कि नॉन एक्सेप्टेंस है, पर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को नॉन एक्सेप्टेंस क्यों माना है। वहां तो वो बोल रहा है ना कि हाँ मैं रेडी हूँ एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन मेरी बस ये थोड़ी सी शर्त है। तो वो एक्सेप्टेंस ही है ना, शर्त लगा रहा है वो, नॉन एक्सेप्टेंस कहाँ है तो हाँ ना, साइन करने के लिए तो वो रेडी है। तो सुनो, मान लो ऋषि दुर्वासा है, ऋषि दुर्वासा बहुत गुस्से वाले ऋषि है ना, शास्त्रों में नाम आता है। वो आए घर के बाहर आपके, उन्होंने कहा अलख निरंजन, आ गए। आपने कहा ओहो प्रणाम ऋषिवर, आपके चरणों में हम नमन करते हैं, आप भोजन कीजिए, आप भेंट लीजिए। तो ऋषि ने भोजन भोजन किया और सब बढ़िया आशीर्वाद देके गए। ये तो क्या हुआ, ये तो हुआ एक्सेप्टेंस। तो इसमें तो श्राप नहीं देंगे आपको। लेकिन मान लो ऋषि दुर्वासा आया और आप कह दो कि उन्होंने कहा भिक्षाम देही अलख निरंजन, और आपने कहा कि हम आपको नहीं दे पाएंगे भिक्षा, आप प्लीज यहाँ से चले जाओ। ये क्या हो गया, नॉन एक्सेप्टेंस। तो आदर हुआ कि अनादर, अनादर। ठीक, ये भी समझ में आया। पहला वाला प्रेम से बिठाया, एक्सेप्ट भी किया और पे भी किया, एक्सेप्ट भी किया और पे भी किया, एक्सेप्टेंस। दूसरा वाला नॉन एक्सेप्टेंस, लिए ही नहीं, आने ही नहीं दिया घर में। नहीं, आप हमारे घर में कोई ऋषि मुनि कोई नहीं आते हैं, हम किसी को अपने एंट्री नहीं देते हैं, नॉन एक्सेप्टेंस। तीसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कर दूंगा अब मैं। ऋषि दुर्वासा जैसे ही आए, अलख निरंजन भिक्षाम देही, आपने दरवाजा खोला और आपने कहा आइए प्रभु आइए, एक्सेप्टेंस तो कर रहे हो, लेकिन 1 मिनट प्रभु रुक जाइए, 1 मिनट। या आपने जो छोटे छोटे छाल के कपड़े पहने वलकल, रुक जाओ मैं अंदर से कुर्ते पजामे लेके आता हूँ, वो पहन लो, घर में बहू बेटियां हैं। अब ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो जाएंगे कि नहीं, घोर अनादर। आपने कहा प्रभु अनादर नहीं कर रहे, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप आइए और आपको पेमेंट भी देंगे, लेकिन थोड़ी हमारी शर्तों पे। तो उन्होंने कहा नहीं भैया, ऋषि दुर्वासा किसी की शर्तों पे नहीं चलते हैं, हम जैसे आए हैं वैसे ही एक्सेप्ट करो, हमारा यही लिबास है, यही हमारा रहन सहन है, हम शंकर जी के भोलेनाथ के भक्त हैं, ऋषि मुनि हैं। तो आपने कहा नहीं ये तो नहीं चलेगा, हमारी हमारी शर्त है, शर्त मानोगे तो एक्सेप्टेंस। उन्होंने कहा फिर नॉन एक्सेप्टेंस, एक तरीके से तू मुझे भगा ही रहा है, क्योंकि मैं तो जैसा आया हूं वैसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लॉजिक बैठा, क्वालिफाइड कर रहे हो आप अपनी अपनी ओर से, ऋषि दुर्वासा की क्वालिटी चेंज कर रहे हो, एक्सेप्ट तो कर रहे हो लेकिन क्वालिफाई करके, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। और वो उनका आदर नहीं है, अनादर ही है, नॉन एक्सेप्टेंस ही है। आया ना समझ में। तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू नॉन एक्सेप्टेंस। जीवन में कभी नहीं भूलोगे बेटा, है ना। चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब ये जो डिसऑनर है इसका नोटिस देना पड़ता है क्या, तो जवाब आया हाँ। कौन से इंस्ट्रूमेंट के केस में, तो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में तो नोटिस देना कंपलसरी है।
बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में इतना कंपलसरी नहीं, पर बिल ऑफ एक्सचेंज में देना तो कंपलसरी है। मैं लिख देता हूँ, नोटिस ऑफ डिसऑनर देना, नोटिस ऑफ डिसऑनर देना कंपलसरी है, कंपलसरी है इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बट नॉट कंपलसरी इन प्रोमिसरी नोट एंड चेक। होता क्या है नोटिस ऑफ डिसऑनर? देखो भाई, बड़ा सरल है। ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये ड्रॉ किया है ए ने बी के ऊपर, पेमेंट होगा सी को ₹10,000 का, ठीक है। अब ये इसके बैक साइड है, एंडोर्समेंट होगा पीछे, नेगोशिएशन, तो नेगोशिएशन किया किसने? सी ने, किसके नाम पे? डी के, तो डी का नाम लिखा, सी ने साइन की, फिर डी ने ई के नाम पे किया, अपनी साइन की। अभी फाइनली इसका होल्डर कौन है? ई। होल्डर बोलो या होल्डर इन ड्यू कोर्स बोलो, अगर इसने कंडीशन फुलफिल की हो तो। ई इसका लास्ट होल्डर है। अब ये पेमेंट मांगने किससे जाएगा? बी से, ठीक। बी ने मना कर दिया, एक्सेप्ट ही नहीं किया या पेमेंट नहीं किया, तो यहां पर हो गया ये डिसऑनर। अब ई की जिम्मेदारी है कि ई किसको नोटिस दे? ई डी को नोटिस दे कि भाई डी, तूने मेरे नाम पे जो साइन करके बिल दिया था उसका पेमेंट मांगने गया तो हुआ ही नहीं उसका पेमेंट, तो ई नोटिस किसको देगा? डी को। आया? तो ई किसको नोटिस देगा? अपनी प्रायर पार्टी को। ई की प्रायर पार्टी कौन? डी। अच्छा, अब जब डी को नोटिस मिला तो डी नोटिस किसको देगा? सी को, कि भाई देख सी, तूने जो मुझे इंस्ट्रूमेंट दिया था वो मैंने ई को दिया, और ई को तो पेमेंट ही नहीं मिला, तो ई ने मुझे नोटिस दिया, तो मैं तुझे नोटिस दे रहा हूं। तो डी किसको नोटिस देगा? अपनी प्रायर पार्टी को। अच्छा, सी के पास जब ये नोटिस आएगा तो सी फिर नोटिस आगे फॉरवर्ड करेगा किसको? ए को, कि भाई वो बी ने तो पेमेंट ही नहीं करा, और फिर ए जाके बी के खिलाफ कोर्ट केस करेगा कि तू पैसा दे। आ रही बात समझ? क्लियर कंसेप्ट? अच्छा, ई को पैसा किससे लेना है फिर? जब बी ने मना कर दिया तो ई बोलेगा डी से कि तू मुझे पैसे दे, और आगे अपनी प्रायर पार्टी से ले। तो डी बोलेगा किससे? सी से। डी सी से बोलेगा कि भाई तू मुझे पैसे दे, तो आगे ए से मांग। तो फिर सी ए से बोलेगा तो ए सी को पैसे दे देगा और बोलेगा ठीक है, तू तेरे बाहर निकल, मैं देखता हूँ। और ए आखिरी में, ए को तो लेना बनता ही है बी से, ए बी पे केस करेगा कि भाई तू एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, पे भी नहीं कर रहा है, तो मेरे को तो तेरे से लेना बनता है, यू आर माई डेटर, ठीक है दे, कोर्ट केस करेगा। आया समझ? क्लियर? तो क्या नोटिस ऑफ डिसऑनर, जैसे ही डिसऑनर होता है उसका नोटिस जिसके हाथ में डिसऑनर होकर आया है वो अपनी प्रायर पार्टी को देगा, वो व्यक्ति उसकी प्रायर पार्टी को देगा, और हर एक की जिम्मेदारी कि वो अपनी अपनी प्रायर पार्टी को नोटिस दे, ठीक। तो फिर हम कह रहे हैं कि नोटिस ऑफ डिसऑनर मस्ट बी गिवन टू द ड्रॉअर या एंडोर्सर बाय द पेई या एंडोर्सी। अच्छा देखो, ये कौन है? ये सी कौन है? पेई है ना, और ए कौन था? ड्रॉअर। बी ड्रॉई, तो डिसऑनर किसने किया? ड्रॉई ने। तो कहां तक पहुंचा? ये सी तक पहुंचा। तो सी कौन? पेई। तो पेई ने नोटिस किसको दिया? ड्रॉअर को। तो ये तो लिखा है मस्ट बी गिवन बाय द बाय द बाय द पेई टू द ड्रॉअर। और अगर एंडोर्स हुआ है या आगे भी फर्दर, तो एंडोर्सर एंडोर्सी के बीच में रिलेशनशिप में एंडोर्सी एंडोर्सर को देगा। अब देखो, फिर से देखना, ये बैक साइड फिर से बना रहा हूं मैं, ये जो बैक साइड है इंस्ट्रूमेंट की, ये मैं दोबारा बना रहा हूँ नई तरीके से। ये डी के नाम पे किया सी ने, और डी ने ई के नाम पे किया, साइन कर दी, तो ई इसका लास्ट एच डी सी है। ई क्या है? एंडोर्सर के एंडोर्सी, एंडोर्सी। तो एंडोर्सी किसको देगा? जिसने उसके नाम पे एंडोर्स किया, डी को, यानी एंडोर्सर को। अच्छा, डी और सी में डी क्या है? डी और सी में डी एंडोर्सी है, और इसके नाम पे एंडोर्स किसने किया है? सी ने, एंडोर्सर ने। मतलब हर एंडोर्सी अपने एंडोर्सर को नोटिस देगा, और जो इंस्ट्रूमेंट की पहली 3 पार्टीज हैं उनके बीच में देखा जाए तो पेई ड्रॉअर को नोटिस देगा। इसलिए हमने यहाँ 4 वर्ड लिखे हैं, ड्रॉअर स्लैश एंडोर्सर को दिया जाएगा किसके द्वारा? बाय द पेई स्लैश एंडोर्सी, ठीक। और शॉर्ट में कहेंगे तो सेकेंड पॉइंट सबसे बढ़िया, नोटिस ऑफ डिसऑनर इज गिवन टू ऑल द प्रायर पार्टीज और एंडोर्सर्स बाय अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, और अ होल्डर। होल्डर की जिम्मेदारी कि वो अपनी प्रायर पार्टी को दे, यही इसका अर्थ निकलेगा। और जिसको मिला है वो अपनी प्रायर पार्टी को देगा। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हर होल्डर अपनी प्रायर पार्टी को दे। मुझे जिसने होल्डर बनाया था मैं अपनी प्रायर पार्टी को दूं, मैंने जिसको होल्डर बनाया था वो मुझे देगा, जिसने मुझे होल्डर बनाया था मैं अपनी प्रायर पार्टी को दूंगा। तो हर होल्डर की जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति एक ने एक बार होल्डर बना था, डी भी बना था होल्डर, ई भी बना था। तो हर होल्डर या होल्डर इन ड्यू कोर्स की जिम्मेदारी है कि वो प्रायर पार्टी को नोटिस दे, ठीक।
यहाँ ये अर्थ में मत लगाना कि ई की जिम्मेदारी कि वो डी सी ए तीनों को दे, फिर डी की जिम्मेदारी कि वो सी और ए दोनों को दे, नहीं, अपनी एक प्रायर पार्टी को नोटिस देना कंपलसरी, ये इसका अर्थ है। ठीक, अच्छा, अगर नोटिस नहीं दिया तो क्या कर लोगे? तो फिर आप सू नहीं कर सकते, कोर्ट केस। तो देखो, ई ने डी को नोटिस नहीं दिया और बाद में ई डी से बोले कि भाई मैं तो तेरे को जानता हूँ, तूने मेरे नाम पे एंडोर्स किया था, पेमेंट कर नहीं तो कोर्ट केस कर दूंगा। तो डी बोलेगा तूने मेरे को बताया ही नहीं यार कि डिसऑनर हो गया, मैं कुछ करता, एक्शन लेता। बोले यार तूने बताया ही नहीं। बोले तो क्या हुआ, मैं तेरा पैसे दे, नहीं तो कोर्ट केस कर दूंगा। करके देख ले, तो मेरे खिलाफ कोर्ट केस ही नहीं कर सकता, टाइम लिमिट ओवर। 15 दिन के अंदर अंदर अगर तूने मुझे नोटिस ऑफ डिसऑनर दे दिया तो ठीक, और नहीं दिया तो अब बने सो कर ले, तो मेरे खिलाफ कोर्ट केस नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है लॉ में, इफ अ नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नॉट गिवन टू द ड्रॉअर विद इन 15 days द पेई कैन नॉट सू हिम। और यहाँ ड्रॉअर शब्द के साथ साथ अगेन जो ऊपर किया है अपन ने, ड्रॉअर स्लैश एंडोर्सर और बाय द, और यहाँ पेई स्लैश एंडोर्सी कर लो। तो अगर पेई या एंडोर्सी 15 दिन के अंदर अंदर ड्रॉअर या एंडोर्सर को नोटिस नहीं देते हैं डिसऑनर का, कि भाई सूचना है, नोटिस मतलब सूचना कि भाई डिसऑनर हो गया, सूचना नहीं देते हो, तो बाद में आप उनके खिलाफ कोर्ट केस नहीं कर सकते, उनको सू नहीं कर सकते। ठीक, और चलो मैं देना चाहता हूँ ड्रॉअर को नोटिस या एंडोर्सर को नोटिस, है ना, जहां जहां भी ड्रॉअर है वहां पे यहाँ पे एंडोर्सर आप कर सकते हो। इस पॉइंट में ड्रॉअर और एंडोर्सर को स्लैश में चलाना, दोनों का मीनिंग अलग अलग है, मीनिंग एक नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है, अगर आगे फर्दर एंडोर्स हुआ है तो एंडोर्सर एंडोर्सी रिलेशनशिप, और नहीं हुआ है तो फिर पेई ड्रॉअर। इसलिए तो अगर ड्रॉअर या एंडोर्सर मर जाता है तो फिर मैं कैसे दूंगा नोटिस? तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दो, वाइफ को, बेटे को, या फैमिली में जो भी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है लीगली, उसको दो। पर नोटिस देना तो जरूरी है, और नोटिस देना जरूरी है, नहीं देते हो तो आप उसको सू नहीं कर सकते हो। आया समझ? तो ये 15 दिन का क्या फंडा है सर, एक बार और समझा दो प्लीज। बहुत आसान है, देखो 15 दिन का ये लोचा है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक, ये इसका बैक साइड। बैक साइड बड़ा कैसे हो सकता है सर, बराबर होगा ना, अपने को ऐसे बनाना आ रहा है। देखो, ए ने बी के नाम पे ये बिल ड्रॉ किया, पेमेंट सी को होगा 10,000 रुपए का फेमस। सी ने डी के नाम पे किया, अपनी साइन की। डी ने ई के नाम पे किया, अपनी साइन की। यहाँ तक पहुंचा। ई इसका फाइनल एच डी सी, होल्डर इन ड्यू कोर्स, लास्ट होल्डर। चलो, अब जब ई बी से मांगने गया, बी ने पेमेंट देने से मना कर दिया, तो जिस दिन मना करा है, डेट ऑफ रिजेक्शन या डेट ऑफ डिसऑनर, उस दिन से 15 दिन स्टार्ट हो जाएंगे। अभी 15 दिन का टाइम किसको मिला है? ई को नोटिस देने के लिए। किसे? डी को। और डी को नोटिस दिया ई ने, 15 दिन का टाइम था, से 10वें दिन दिया, 10th डे। ठीक, तो अब जिस दिन ई ने डी को नोटिस दिया, उस दिन से डी के पास अब फ्रेश पूरे पूरे 15 दिन है, फुल 15 days हैं सी को नोटिस देने के लिए। तो जिस दिन डी के 15 दिन स्टार्ट हुए, उसके 11th डे पे, उसके 11th डे पे डी ने सी को नोटिस दिया। ठीक, तो सी को जिस दिन नोटिस मिला, उस दिन से सी के पास पूरे पूरे फ्रेश 15 days हैं, 15 days हैं फॉर गिविंग नोटिस टू ए। अब आ रहा है समझ में? ऐसा, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ए और डी के बीच में 15 दिन में से 10वें दिन नोटिस दिया, तो डी को 10वें दिन मिला। फिर डी ने अपने पास नोटिस आने के 11 दिन बाद नोटिस दिया सी को, और सी के पास फिर 15 दिन थे, तो सी ने 14वें दिन नोटिस दिया। तो ए तक नोटिस पहुंचते पहुंचते कितने दिन हो गए? 10 दिन तो ई ने लगाए डी को देने में, 11 दिन डी ने लगाए सी को देने में, और 14 दिन सी ने लगाए ए को देने में। तो कुल 10 और 11, 21 और 14, 35 डेज हो गए। तो फाइनली ए के पास कितने दिन में नोटिस पहुंचा? 35 डेज में। तो आप तो बोल रहे थे कि 15 डेज में नोटिस जाना चाहिए, तो 35 डेज हो गए। तो विच इज ग्रेटर? 35 डेज तो बड़ा है, यानी कि लॉ का वायलेशन हो गया, लॉ में तो 15 दिन लिखा हुआ है। तो लॉ बोलता है कि गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हो। 15 दिन का टाइम हर व्यक्ति के पास है अपनी प्रायर पार्टी को नोटिस देने के लिए, इसलिए यहाँ पर कोई वायलेशन नहीं हुआ है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 35 दिन भी हो गए हैं तो, क्योंकि मुद्दा 35 दिन का नहीं, मुद्दा यह है कि हर व्यक्ति ने उसको नोटिस मिलने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर अपनी प्रायर पार्टी को नोटिस दिया कि नहीं दिया। तो क्या यहाँ पर नोटिस ऑफ डिसऑनर सबने प्रॉपरली दे दिया है, टाइमली, हर एक ने अपनी प्रायर पार्टी को? यस, एवरीथिंग इज वेल एंड गुड, क्वाइट प्रॉपर। कितना इजीली समझ में आता है ना, ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, कंसेप्ट भी क्लियर होती है, पढ़ना भी आ जाता है लॉ। अच्छा ऐसा लिखा हो तो उसका ये अर्थ है, परफेक्ट। ठीक,
तो नोटिस ऑफ डिसऑनर का केस समझ में आया आपको? नोटिस ऑफ डिसऑनर देना कंपलसरी है क्या? अगर नहीं दो तो सू नहीं कर सकते, हाँ, पर किस में? सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज में। प्रोमिसरी नोट में नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं भी दो, डायरेक्ट सू करो तो कर सकते हैं। चेक में नोटिस ऑफ डिसऑनर देना कंपलसरी ही माना जाता है प्रैक्टिकली, लॉ में तो कहीं नहीं लिखा है, पर प्रैक्टिकली नोटिस दिया जाता है, क्योंकि चेक इज ए काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये अपने डेफिनेशन में पढ़ा था चेक की, तो चेक में भी दिया जाता है, पर प्रोमिसरी नोट में तो देने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी दे दो, बात अलग है, कंपलसरी तो सिर्फ बिल में है, लेकिन जनरल प्रैक्टिस ये है कि दिया जाता है। ठीक, चलो अगली कंसेप्ट है नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। अब देखो, नोटिस ऑफ डिसऑनर अलग चीज है, नोटिस अलग चीज है, और नोटिंग अलग चीज है। क्या है नोटिंग? देखो, जब बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा डिसऑनर हो गया, तो कभी आपने बिल ऑफ एक्सचेंज की अकाउंटेंसी की हो, अकाउंटिंग, तो उसमें लिखा हुआ आता है कि नोटिंग चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹40। कभी आपने अकाउंटिंग की हो तो नोटिंग चार्जेस ₹40 है ना, और वो अपन किससे लेते हैं? फिर ड्रॉई से ही लेते हैं डिसऑनर के बाद। तो नोटिंग चार्जेस मतलब नोटिंग कराने के कुछ पैसे लगते हैं क्या? हाँ, कितने? 40, 50, ₹100। तो क्वेश्चन बनता है हाइपोथेटिकल, तो ₹40, वो ₹100 भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्या नोटरी के चार्जेस हैं आपकी सिटी में। तो देखो, नोटिंग क्या है? नोटिंग यानी नोट कराना। भाई मैंने कोई चीज लिखी और अपने टीचर को नोट करा दी, सर नोट कर लो ना प्लीज, आप देख लो मैंने लिखी ना। टीचर ने नोट डाउन कर लिया कि हाँ इस बच्चे ने होमवर्क कॉपी सबमिट कर दी। तो नोट डाउन कर लिया मतलब अपने रिकॉर्ड में लिख लिया कि हाँ भाई कॉपी आ गई है। कोई चीज नोट डाउन कर ली मतलब आपके रिकॉर्ड में दर्ज हो गई, है ना। तो नोटिंग का अर्थ है व्हेन अ प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है बाय नॉन एक्सेप्टेंस या नॉन पेमेंट। दो ही तरीके हैं, अगर प्रोमिसरी नोट है तो नॉन पेमेंट, और बिल होगा तो नॉन एक्सेप्टेंस या नॉन पेमेंट, दोनों हो सकते हैं। तो जो होल्डर होगा वो कॉज यानी कर सकता है, ही मे कॉज, वो चाहे तो ये कर सकता है कि उस डिसऑनर को नोटिंग करा लेगा नोटरी पब्लिक से, उसी इंस्ट्रूमेंट पे नोट करवा लेगा। ठीक, ऑन द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट पे ही नोट डाउन करवा लेगा कि हाँ भाई ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज था जो डिसऑनर हो गया है, ताकि सरकारी रिकॉर्ड में भी ये नोट डाउन हो जाए। कल को मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज फट जाए, गुम जाए, और फिर मैं केस करना चाहूँ तो मेरे पास कागज ही नहीं है बिल ऑफ एक्सचेंज, तो प्रूफ क्या दिखाऊंगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज था और इसने पैसे नहीं दिए। तो नोटरी पब्लिक जो होता है सरकारी अधिकारी, कोर्ट के द्वारा ऑथोराइज्ड व्यक्ति होता है नोटरी, वो जब अपने सबूत देगा कि हाँ नहीं मेरे पास आया था ऐसा कागज, उसकी ₹50 फीस, ₹40 फीस लेके मैंने नोटिंग किया था और मेरे पास नोटेड डाउन है कि ऐसा एक बिल ऑफ एक्सचेंज था जो डिसऑनर हुआ है, तो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज फट जाए, गुम जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है, नोटरी सबूत दे देगा तो कोर्ट में वो भी एक वैलिड एविडेंस है और आप जीत जाओगे। लॉजिक समझ में आया क्यों कराते हैं नोटिंग? तो कहाँ कराई आपने? इंस्ट्रूमेंट पे ही नोटिंग करा ली सेक्शन 99 के तहत। किससे? नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक एक पद है जो कोर्ट में आपको मिलता है आफ्टर सम इयर्स ऑफ प्रैक्टिस एज ए लॉयर। अगर आप चाहो तो उसके एग्जाम देके या जो भी तरीका है उससे नोटरी पब्लिक भी बनती है। कोर्ट के बाहर आपको दिख जाएंगे बैठे हुए नोटरी, जो एफिडेविट वगैरह बनाने के लिए बैठते हैं या नोटिंग वगैरह करने के लिए बैठते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की। फिर द होल्डर में ऑल्सो विद इन अ रीजनेबल टाइम ऑफ द डिसऑनर ऑफ द नोट और बिल गेट द इंस्ट्रूमेंट प्रोटेस्टेड बाय नोटरी पब्लिक। अच्छा, आप चाहो तो सेक्शन 99 के तहत नोटरी कराओ, नोटरी यानी नोटिंग कराओ और बैठ जाओ घर पे, और आगे लिखा है मे। चाहो तो एक चीज और कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है। क्या कर सकते हो? आप उसको रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर प्रोटेस्ट भी करा सकते हो। प्रोटेस्ट मीन्स, अब प्रोटेस्ट का अर्थ क्या है कि नोटिंग डाउन कराने के बाद अलग से आप एक फॉर्मल सर्टिफिकेट ले लो नोटरी पब्लिक से कि सर आपने तो नोट डाउन कर लिया है, लेकिन कल को आपके पास से भी रिकॉर्ड गुम जाए कर जाए तो, भगवान नहीं करे, तो आप तो एक अलग से सर्टिफिकेट पे कागज पे लिख के भी दे दो कि हाँ एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज आया था और वो डिसऑनर हो गया है, मैं डिक्लेयर करता हूँ फॉर्मली कि हाँ ऐसा एक बिल ऑफ एक्सचेंज आया था। तो आपने नोट तो कर ही लिया है, और हमको एक कागज पे सर्टिफिकेट बना के और दे दो कि ऐसा एक बिल ऑफ एक्सचेंज आया था जो डिसऑनर हो गया और उसको मैंने नोट डाउन कर लिया है। तो नोटिंग कराने के बाद अगर आपको एक एडवांस स्टेज पे और जाना है, एक सबूत और मजबूत रखना है, नोटिंग अपने आप में एक एविडेंस है, एविडेंस पर्पज से ही नोटिंग होता है। अगर आपको लगता है कि और ज्यादा पुख्ता सबूत चाहिए तो उसका प्रोटेस्टिंग करा लो, प्रोटेस्टिंग को ही सुपरा प्रोटेस्ट बोलते हैं, तो वो प्रोटेस्टिंग भी आप करा सकते हो, है ना। तो प्रोटेस्टिंग की फिर थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीस लगेगी, नोटिंग की फीस के बाद अगर आपको प्रोटेस्ट कराना है तो उसकी फीस अलग से देना पड़ेगी, उसको बोलेंगे सुपरा प्रोटेस्ट या प्रोटेस्टिंग। देखो प्रोटेस्टिंग कितने सरल शब्दों में मैंने यहाँ लिखा है। प्रोटेस्ट इज अ फॉर्मल सर्टिफिकेट ऑफ द नोटरी पब्लिक अटेस्टिंग, अटेस्ट है ना ये प्रूफ, साइन करके दे रहा है वो, अटेस्टिंग द डिसऑनर ऑफ द बिल बाय नॉन एक्सेप्टेंस और बाय नॉन पेमेंट, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज था और वो डिसऑनर हुआ है बाय नॉन एक्सेप्टेंस या नॉन पेमेंट, इस बात का अटेस्टेशन है, यानी सर्टिफाई कर रहा है वो, अटेस्ट कर रहा है, प्रूव कर रहा है
यहाँ भी ऐसा एक बिल ऑफ एक्सचेंज आया था, इस बात का एक अलग से सर्टिफिकेट दे रहा है। अच्छा, प्रोटेस्टिंग हमेशा नोटिंग के बाद ही होगी, पहले कभी नहीं होगी, डायरेक्ट प्रोटेस्ट करा लो। पहले नोटिंग होगी, फिर अगर आपकी इच्छा है तो प्रोटेस्टिंग होगी, नहीं है तो अकेले नोटिंग से भी काम चलता है। फिर आफ्टर नोटिंग द नेक्स्ट स्टेप फॉर नोटरी इज टू ड्रॉ अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट। नोटिंग के बाद ही नेक्स्ट स्टेप प्रोटेस्टिंग पे आते हैं, और वो भी आपकी इच्छा हो तो, पार्टी की इच्छा हो तो, विच इज अ फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑन द बिल और अ कॉपी देयर ऑफ। प्रोटेस्ट बिल पे भी करते हैं, पर जनरली ऑन अ कॉपी देयर ऑफ, उस बिल की कॉपी और बना के और अलग से कागज पे सर्टिफाई करते हैं, जनरली अलग से कागज पे सर्टिफाई करते हैं। तो दिस इज नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। प्रोटेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज सुप्रा प्रोटेस्ट। सुप्रा यानी कि बाद में, तो बाद की एक स्टेप है प्रोटेस्ट की, इसलिए इसको सुप्रा प्रोटेस्ट भी बोलते हैं। ठीक, तो डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और डिसऑनर होने के बाद हमको क्या कराना पड़ता है, नोटिंग और प्रोटेस्ट। किसी बिल का पेमेंट हो गया तो फिर नोटिंग कराने जाएंगे क्या, नहीं, जरूरत ही नहीं है, फिर तो फाड़ के फेंक दो, कोई काम का नहीं है। डिसऑनर होने के बाद ही तो हमको जरूरत पड़ती है कि भी इसको एविडेंस बना के रखना है। कल कोई कागज चूहों ने खा लिया तो भाई इसकी कुछ एविडेंशियरी वैल्यू रख लो, एविडेंशियरी वैल्यू के लिए नोटिंग करा लो, और ज्यादा सिक्योर होना है तो प्रोटेस्टिंग करा लो। ठीक, तो डिसऑनर, नोटिस ऑफ डिसऑनर पार्टी को देना है, और इधर सबूत के लिए नोटिंग कराना है, तो नोटिस ऑफ डिसऑनर अलग है और नोटिंग अलग है, कोई कंफ्यूजन नहीं। बेहतरीन पढ़ रहा है अपना बच्चा, आप लोग सबसे बेस्ट तरीके से इंडिया में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी एक्ट सबसे बेस्ट पढ़ रहे हो, ये मेरा स्वाभिमान है, ये मेरा गौरव है ना, घमंड नहीं है। और आप बिल्कुल दम के साथ, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, जितनी मेहनत आप कर रहे हो, अगर हम करते रहे तो रिजल्ट भी बहुत जबरदस्त आने वाले हैं हमेशा। ठीक है, तो आपने बहुत प्रेम से सुना बच्चों, आई एम थैंकफुल टू यू पीपल, शैल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन इट्स अ बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।